हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। गाइस देखो, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हमने BA 6 सैम इंग्लिश का सिलेबस कवर अप कर लिया है और हमने उसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया है। अब हम जल्दी से BA 6 सैम हिंदी का सिलेबस कवर करेंगे। देन उसके बाद फिर मैं एक टाइम टेबल रख लूँगी, उसमें हमने केमिस्ट्री, बायो 10th 11th और 12th हमने PCB उसका भी सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं, हमारे सिलेबस में क्या आएगा। देखो, थोड़ा सा मेरी नोट्स फटा हुआ है गाइस, सॉरी। देखो हमारे इसमें कितने चैप्टर आएंगे। BA 6 सैम ये नोट्स है हमारा। फर्स्ट चैप्टर आशा का अंत, बाल मुकुंद गुप्त, उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिल्लू महादेवी वर्मा, देवदारू हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट बिक रहा है, विद्यानिवास मिश्र। और 6 चैप्टर है हमारा सदाचार का ताबीज, 7th है तिब्बत के पथ पर, जो राहुल संकृत्यान जी ने लिखा है। फिर हमारी जो क्या कहते हैं, हमारा हिंदी भाषा का पार्ट भी आ जाता है, साहित्य का इतिहास, इसमें हमारा हरियाणवी भाषा से लेके है। देन हमारी जो ग्रामर आ जाती है, जिसमें पत्रकारिता है। चलो देखते हैं गाइस। बुक की लैंग्वेज पढ़ने और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं आपको इसका ये मैंने एग्ज़ाम का कवर किया है, अपने ख़त्म किया है, तो मैं आपको ये सिलेबस भेज दूँगी। देखो, ये मैट्रिक्स है, मैं कैसे इनका सारा कंटेंट याद करती थी बना के। ये देखो, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। आशा का अंत, बाल मुकुंद जी ये क्या कहता है। आशा का अंत समूचे भारत के मानस के चितेरे। हमें ये मेन करना है, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। हमने ये ना बाद में टाइम वेस्ट ही नहीं करना, हमने ये यहीं याद करना है। देखो जी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। 14 नवंबर, बाबा बाल मुकुंद जी का जन्म 14 नवंबर 1865 हरियाणा के झज्जर जिले, और गांव कौन सा, गुड़ियानी। ठीक है, गुड़ियानी में हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम पूरनमल गोयल था। इनके परिवार बख्शी राम वालों के नाम से प्रसिद्ध था। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह रेवाड़ी के एक प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी से हुआ। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी, बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। पारिवारिक कारणों से गुप्त जी की 8वीं कक्षा तक ही विधिवत शिक्षा प्राप्त की, लेकिन समुदाय के द्वारा उन्हें काफ़ी ज्ञान था। हमने सिर्फ मेन और क्या है, देखो ये खड़ी बोली बोलते थे, और कुछ विद्वानों गुप्त जी को भारतेंदु और द्विगु, मतलब मेन इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी, इनका जन्म। बाबू बाल मुकुंद जी का जन्म 14 नवंबर, मेरे साथ रिपीट करो, 14 नवंबर 1865 हरियाणा के झज्जर जिले गुड़ियानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पूरनमल गोयल था। इनके परिवार बख्शी नाम राम वालों के नाम से प्रसिद्ध थे। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह रेवाड़ी की एक प्रतिष्ठित परिवार अनार देवी जी से हुआ था। ठीक है, इनकी शिक्षा उर्दू में हुई थी। इन्होंने बाद में हिंदी सीखी। 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इन्हें ज्ञान काफ़ी था। ये खड़ी बोली बोलते थे। गुप्त जी अपने काल के संपादक तथा विनोद प्रिय लेखक थे। उन्होंने अखबार चुनार कोहिनूर का संपादन किया। ठीक है, ये लाइन लिख लो, इम्पोर्टेंट आ सकती है। मतलब यही नहीं, वे भारत प्रताप तथा भारत मित्रों
पत्रों से भी जुड़े हुए थे। इनको सफल पत्रकार भी कहा जाता है, इसलिए इनको सफल पत्रकार कहा जाता है। 42 वर्ष की आयु में 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत ईजी है, हो जाएगा। मैं PDF शेयर कर दूँगी आपको इसी लैंग्वेज में। रचनाएं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के रूप में पत्रकार तथा कुशल संपादक थे, फिर भी इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य व पद्य के विकास से भरपूर योगदान किया। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार है। निबंध, काव्य, शिव शंभू के चिट्ठे, खेल तमाशा और चिट्ठे और खत। 2 याद कर लो, शिव शंभू के चिट्ठे। इनकी निबंध कौन से थे? शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे और खत। काव्य संग्रह थी स्फुट कविताएं। साहित्यिक विशेषताएं। गुप्त जी ने प्राय राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत साहित्य की रचना की है। उनके अधिकांश निबंधों में ब्रिटिश सरकार के अन्याय तथा अत्याचार पर करारा प्रहार देखने को मिलता है। वस्तुतः उन्होंने अपने लेखनों द्वारा स्वाधीनता संग्राम के से खुलकर भाग लिया और खड़ी निर्भयता से ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है। और देखते हैं क्या क्या हमने इसमें लिख सकते हैं हम पॉइंट। इन्हें अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति दिखाता था। अब देखो पॉइंट हम क्या क्या लिख सकते हैं इनके। देश प्रेम की भावना। गुप्त जी में देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। ठीक है, और उन्होंने निबंधों तत्कालीन भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पादन का प्रयास किया था। और हम क्या, गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन। गुप्त जी साहित्य पर गांधीवादी सर्वत्र देखा जा सकता है। गांधी जी अहिंसा सत्य की राह पर चलते थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध। गुप्त जी ने अपने निबंधों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी सर्वत्र विरोध किया था। भारतवासियों का शोषण करना, सच्चाई और विदाई संभाषण आड़े हाथों में लिया था। समाज सुधार पर बल। समाज सुधार कैसा था उस समय, और फिर क्या कहते हैं, अनुवाद कार्य आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट लिखना है, आप खुद भी बना के लिख सकते हो। व्यंग्य का प्रयोग। व्यंग्य के प्रयोग में और आपको क्या क्या अच्छा लगता है, मतलब ठीक लगा था हमें इस चैप्टर में। फिर भाषा शैली। ज़रूरी नहीं आपने इसमें यही पॉइंट नोट करना है, आप खुद भी जितना आपको पता हो आप अपने उससे लिख सकते हो। ये मत सोचना कि मैं कट कर रही हूँ और सिलेबस जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी इसके। भाषा शैली। बाल मुकुंद गुप्त ने सहज सरल व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा तत्कालीन हिंदी भाषा है, जिसे हम परिष्कृत हिंदी भाषा नहीं कह सकते। ठीक है, उर्दू सामान्य बोलचाल शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव का प्रयोग हुआ है। मतलब भाषा शैली आपको लिखनी है। ठीक है, आशा का अंत निबंध का सार लिखिए। क्या है, पहले सार पढ़ लेते हैं। आशा का अंत बाल मुकुंद गुप्त द्वारा विरचित एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें भारत में विदेशी साम्राज्यवादी अंग्रेजों द्वारा स्थापित कुशासन से भारत दुर्दशा का सजीव चित्रण किया गया है। गुप्त जी ने छद्म नाम शिव शंभू से भारत में दूसरी बार आए लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके यह चिट्ठा लिखा है। भारत की जनता को लॉर्ड कर्जन से कुछ आशाएं थी, उसका अंत और शिव शंभू का चेतावनी स्वरूप आक्रोश इस निबंध का वर्ण विषय है। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि उसके पुनः भारत आगमन पर उसे जो प्रथम भाषण दिया था भारतीय जनताओं की, मतलब उनकी भारतीय जनताओं की आशा का अंत हुआ है, तो उस बारे में हमने लिखा है, उस बारे में बताना है। लेखक स्पष्ट करता है कि आशा एक ऐसा भाव है जिसके सहारे पीड़ित व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन काट लेता है। यदि किसी की आशा का अंत हो जाए तो जीवन दुर्भर हो जाता है। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों की आशाओं का अंत करके उनका जीना मुश्किल कर दिया था, मुहाल कर दिया था। लॉर्ड कर्जन के पुनः भारत आगमन के पूर्व भारतीयों को आशा की संभवतः लॉर्ड कर्जन के आगमन में भारतीयों का जीवन सकारात्मक रूप से बदलेगा। मतलब उनको भारतीयों को ये होता है कि हमारा जीवन अच्छे रूप में सकारात्मक रूप में बदलेगा, लेकिन वो नहीं बदला जाता। लॉर्ड कर्जन उनकी आशा का अंत कर देता है। वे लॉर्ड कर्जन को दूसरे विक्रमादित्य अथवा अकबर महान के रूप में देख रहे थे। शायद उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके नए लॉर्ड कर्जन का ढंग विक्रमादित्य अथवा अकबर जैसा नहीं है, उसका तो रंग ही विचित्र है।
लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि भारत की जलवायु यहाँ के नमक की तासीर बड़ी अजीब है और हिंदुस्तान नाम में सींचा गया देश, उस देश की जलवायु में जो आता है वही नमक बन जाता है। इस देश के विचित्र तासीर ने उन्हें लॉर्ड कर्जन की स्मरण शक्ति को धो दिया है। वे अपने पिछले 6 वर्ष के शासन काल को भूल गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में आते ही कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्वाधीनता समाप्त कर दी है। उन्होंने अकाल पीड़ितों की ओर ध्यान न देकर दिल्ली दरबार किया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी घोषित कर दिया है कि वह बहुत से ऐसे पद हैं जिनको पैदाइशी पर अंग्रेज ही देने योग्य है। लेखक स्पष्ट करता है कि भारत की जलवायु को वास्तव में लॉर्ड कर्जन समझ नहीं पाई। यह जलवायु विदेश में रहने वाले उन पर असर दिखाती रहती है। यह जलवायु ही उन्हें पुनः यहीं खींच लाई है। संभवतः नमक मिश्रित भारत की जलवायु ने ही उन्हें विचार बुद्धि नष्ट कर दी है तथा उनकी दशा और सहृदयता को भगा दिया। इसी कारण वे खुल्लम खुल्ला इस देश पे, मतलब वो ना राज कर रहे होते हैं उन पे, और जो बेचारे भारतीय होती है उनकी आशा का अंत हो जाता है। ये देखो, एक बार आप रीड आउट कर लेना, बहुत इजी है। और मतलब वो उन पे अत्याचार करते हैं और कैसे वो होता है, हमने वो इसमें लिखना है पॉइंट में। देखो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था, ये आप पढ़ लोगे एक बार। देखो, आशा से बंधा हुआ संसार चलता है, रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्त होने की आशा होती है, चाहे उसे इस जीवन में कलेश से मुक्ति न मिले। देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे भाई मेन हमारी इम्पोर्टेंट लाइन, प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव, जो हमारी बुक का नाम है, और ये है क्या, ये है हमारे गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित व्यंग्य लेखक आशा का अंश से लिया गया था। इसके रचयिता बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी है। इस लेखक में उन्होंने दोबारा वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड कर्जन के इस पुनरागमन के भारतीयों की आशाओं का अंत बताया है। इस गद्यांश में लेखक ने आशा नमक के भाव के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला है। व्याख्या लिख देखो, इन पंक्तियों में लेखक आशा नमक भाव के महत्व का प्रतिपादन करता हुआ कहता है कि यह संसार आशा के भाव से बढ़कर ही गतिमान रहता है, अर्थात आशा के सहारे ही संसार चलता है। आशा की किरण के सहारे बीमारी व्यक्ति अपनी बीमारी से जूझता है, कारगाह में कैद बंदी अपनी कैद से, कर्जदार अपने कर्ज से, गरीब अपनी गरीबी से, कलह से परेशान होता है। पीड़ित व्यक्ति अपनी कलह से एक न एक दिन स्वतंत्र होने की आस लगाई होते हैं। उन लोगों को ये होता है कि हम कभी ना कभी तो मतलब वो आशा करते रहते हैं कि हम इसमें से कभी ना कभी तो आज़ाद होंगे ही, क्योंकि अगर व्यक्ति आशा ही नहीं करेगा ना तो उसका जीवन पीड़ित हो जाता है, उसका जीवन नष्ट समान है। ये इसमें इन्होंने बताया है। विशेष में लिख देना, आशा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास सरल सहज एवं रोचक है। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। देखो सेकंड सारांश देखो, लॉर्ड कर्जन का क्या है दिख रहा है आपको। और प्रस्तुत गद्यांश वही सेम प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव से संकलित है। वाक्य लेखन आशा का अंत से लिया गया है। इसके रचयिता बाबू बाल मुकुंद जी है। इस लेखक में उन्होंने दोबारा वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड कर्जन को इस पुनरागमन की भारतीयों की आशाओं का अंत बताया है। इस गद्यांश में लेखक ने भारत की जलवायु और वहाँ के नमक के प्रभावित किया। ये गद्यांश आपका सेम ही रहेगा। व्याख्या देखो, व्याख्या किया है। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड भारत की 2 वस्तु का प्रभाव बड़ा चित्रित है। उन 2 वस्तुओं में से एक वस्तु यहाँ की जलवायु वातावरण
दूसरा, यहाँ का नमक वातावरण से उत्पन्न होता है, यहाँ की जलवायु में उत्पन्न रसीन नमकपन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, आप बाकी देख लेना। विशेष देखो, विशेष में किया है, विशेष में हमने इसमें नमक का प्रयोग, दो चीज़ का प्रयोग होगा, एक तो जलवायु, एक नमक हमने उसमें लिख दिया है। और भाषा, साहित्य, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव, प्रसाद गुण सर्वत्र, ये चीज़ हमारी जैसे हमने इसमें रीड आउट किया है ना, ये सेम है। किंतु शिव शंभू शर्मा का विचार इस कवि से कुछ आगे है। यह समझाता है कि नमक की एक महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वह नमक बन गया। ये नमक, उसके बारे में हमने देखना है। प्रसंग देखो, वही आ गया जो हमने पढ़ा था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव, आशा का अंत से लिए गया है। इनके रचयिता बाबू बाल मुकुंद जी हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए शिव शंभू के माध्यम से भारत की जलवायु, यहाँ के नमक को व्यंजित किया है। ये देखो, हमने फिर इसको एक्सप्लेन करना है क्या इन्होंने बोला है। बहुत इजी है गाइस, हो जाएगा। फिर आ गया देखो हमारा विशेष, लेखक भाषा, साहित्य, खड़ी बोली है, भाषा तत्सम प्रसाद गुण, सेम वही है। देखो गद्यांश हमने जो सार में पढ़ा है ना, वही चीज़ उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। विशेष और प्रसंग तो आपके सेम रहेंगे। देखो फिर आ जाते हैं, फिर हमारा जो हमने अभी कला पर प्रकाश डाला है बाल मुकुंद जी पे, हमें वो इस पे लिखना है। ये देखो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये वैसे आपका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ये जो भी आप पढ़ोगे इसकी कला पर निबंध डाल देना। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं बुक की लैंग्वेज लिखना। आशा का अंत, इनकी जो भाषा शैली हमने देखी थी ना, भाषा शैली पर आशा का अंत की भाषा शैली, भाषा क्या था उनकी भाषा कैसी थी, सरल सहज थी और इनकी खड़ी बोली थी। किस चीज़ का इनका प्रयोग किया था, तत्सम तद्भाव का प्रयोग किया गया था। शब्द भंडार कैसा था, इनके शब्द भंडार, वाक्य विनाश कैसे थे। विम्ब का अर्थ क्या था, विम्ब का अर्थ था किसी रचना को पढ़कर किसी के मानस की उभरती बिंब। आशा का अंत निबंध में शाब्दिक आंतरिक शब्द से की प्रधानता है। फिर आ जाता है हमारा शब्द शक्ति, उसकी शैली कैसी थी। हिंदी निबंध के विकास में बाल मुकुंद गुप्त का स्थान निर्धारित करना है हमने। इनका स्थान निर्धारित कैसे था। उर्दू ब्रज भाषा, हिंदी कैसे हमारे शिव शंभू के चिट्ठे थे, और चिट्ठे और खत, ये जो हमारी निबंध थी उसको लेके हमने एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है जी हमारा लॉर्ड कर्जन के दोबारा शासक बनकर आने के पूर्व भारतीयों को क्या आशाएं थी, उनका अंत क्यों हो गया था। देखो सिंपल सी बात है, लॉर्ड कर्जन 1898 से 1904 तक भारत का वायसराय था। 1905 में जब वह पुनः भारत का वायसराय बनकर भारत आ रहा था, भारतीय प्रजा को उनसे अनेक आशाएं थी। अखबार में उनसे पुनरागमन को लेकर तरह तरह की आशावादी समाचार छप रहे थे। इस कोलकाता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौक के, लेकिन उन्होंने ना कुछ ऐसा, मतलब वो उनको आशा थी कि वो हमारे लिए इतना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भारतवासियों के लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए उनकी आशा का अंत हो गया था। वो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आशा का अंत निबंध के आधार पर लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों एवं अन्याय के विषय में बताइए। आशा का अंत निबंध के आधार पर कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन जो 2 बार भारत का वायसराय बना था, अत्याचारी, शोषक, अन्यायी वायसराय था। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये वही चीज़ देखो इसमें आ गया। उसने जहाँ का नमक खाया उन्हीं के साथ गद्दारी की, उन्हीं को ही लूटने की कोशिश की। उसे अपने दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आते ही कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता समाप्त कर दी थी। मतलब उसने ऐसे ख़राब फैसले लिए, ऐसे
ऐसे उन्होंने लिए जिससे वो भारतवासी खुश नहीं थे, इसलिए उनकी आशा का अंत हुआ था। आशा का निबंध के आधार पर बताइए। आशा का ये सारे क्वेश्चन एक ही है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? उनके 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, उनका पेट नहीं भरता था, खाने को कुछ होता नहीं था। ये मतलब जो शासन काल है ना, उसको लेके था। लेखक ने भारत की जिन 2 चीज़ की तासीर विचित्र बताई है, उनकी विशेषता बताइए। एक तो जलवायु के बारे में और नमक की तासीर अजब बताई थी, उसको एक्सप्लेन करना है। आशा का अन्य निबंध के आधार पर लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों व एवं अन्याय के विषय में बताइए। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत का वायसराय बना। एक अत्याचारी, शोषक व अन्यायी वायसराय था। उसने जहाँ का नमक खाया उन्हीं के साथ गद्दारी की, उन्हीं को ही लूटा। उसने दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर कलकत्ता म्यूनिसिपल पार्टी की स्वाधीनता समाप्त कर दी है। उसे अकाल लोगों की सहायता करने के बदले मजदूरी नियमों का कड़ा कर दिया। उसने अकाल की तरफ से आंखों की पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार गया। यही नई भाषण ने भारतीय जनता को मिथ्यावादी धूर्त कहा था। तो यही वही कारण है, सेम लाइन है, वो अब चीज़ दोबारा इसमें ऐड कर देते हो। सेम लाइन हमने पढ़ा है ना। गुप्त जी ने किस संदर्भ के में विजित और विजेता में क्या अंतर बताया? विजित और विजेता क्या अंतर है? उन्होंने स्पष्ट किया, चूंकि भारत इस समय अंग्रेजों के अधीन है, मात्र इसलिए कर्जन साहब भारतवासियों को धूर्त व मिथ्यावादी कह रहे हैं। उनके अनुसार जो भारतवर्ष पिछली 1000 वर्ष से विदेशी विजेताओं के पैरों में लौट रहा है, उनकी सत्याप्रियता किसी भी प्रकार में इंग्लैंड के लोगों की सत्याप्रियता का मुकाबला नहीं कर सकती। यदि भारत में इंग्लैंड की भांति स्वाधीन होता तो यहाँ के लोग यहाँ के शासन होते। तब यदि कर्जन साहब इंग्लैंड के लोगों भारतीयों से अधिक सच्चा सिद्ध कर सकते हैं, तो इस चीज़ की उन्होंने तुलना की है, वो इन्होंने बताया है।